बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इसके पहले आप सभी को बता दिए हैं कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार कितने नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। आज हम आपके सामने ये चर्चा करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों संविधान के द्वारा सरकार को निर्देशित किए गए हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करनी है। तो जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय ये देखा गया कि नागरिकों के लिए अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन सरकार के लिए कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त हो जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान की भाग 4 में निहित है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी इस निर्देशक तत्व से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सकता है अगर इसे वास्तव में सरकार के द्वारा अमल किया जाए तो यह एक निर्देश मात्र है, लेकिन यह बाध्यकारी, कानूनी बाध्यकारी नहीं है। और यह निर्देश अगर सरकार मान ले तो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना किया जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। आयरलैंड के संविधान से अनुकरण का भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ये वे आदेश और निर्देश हैं जो संविधान ने सरकार को अपनी आर्थिक, सामाजिक नीति निर्धारण के लिए दिए हैं, लेकिन इनका अनुपालन करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आशय राज्य के संचालन के लिए एक प्रकार का निर्देश है। ये तत्व राज्य के लिए आदर्श हैं। वस्तुतः ये राजनीतिक घोषणा पत्र, नैतिक आधार, संहिता एवं प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में दिए जाते हैं। और ये एक प्रकार के ऐसे नीति निर्देश हैं जिनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डॉक्टर एम.पी. पायली के अनुसार ये सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए विधायिका तथा कार्यपालिका को अपनी नीतियों का संचालन करना चाहिए, या नीतियों का संचालन करना पड़ता है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस प्रकार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को संभवतः इस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया कि उनका स्वेच्छा से पालन करते हुए अधिकाधिक विकास और लोक कल्याणकारी किए जा सके। ये सिद्धांत राज्य और नागरिकों के संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायक है। यद्यपि भारतीय संविधान में वर्णित इन तत्वों में कोई वैधानिक बाध्यकारी शक्ति नहीं है, अर्थात राज्यों को इन तत्वों अथवा सिद्धांतों पर आधारित कार्य करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। पहला है आर्थिक सुरक्षा
संबंधी तत्व, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व भारतीय संविधान बनाने वालों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टि से अधिकांश नीतिगत तत्वों के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व इस प्रकार है। नंबर 1 है आर्थिक सहायता की व्यवस्था। पहला है आर्थिक सहायता की व्यवस्था। सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के लिए किसी आपत्ति विपत्ति के समय आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। यद्यपि मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात सरकार के लिए कोई कानूनी बादशाह नहीं है कि वह आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक सहायता करे। जैसे इस समय अधिक बरसात की वजह से बाढ़ की स्थिति आ गई, किसान के सारे खेत की फसल नष्ट हो गए, तो किसान के कल्याण के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उसे आर्थिक सहायता प्रदान करें। तो यह आर्थिक सहायता की व्यवस्था है। अगला है संपत्ति का समान वितरण। संपत्ति का समान वितरण। सरकार को चाहिए कि संपत्ति का समाज में समान वितरण हो, यानी किसी भी संपत्ति का जो बंटवारा है सबके लिए समान रूप से है, अर्थात किसी को संपत्ति का अधिक भाग मिले, किसी को कम मिले, यह उचित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व है उसमें संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था की गई है। उत्पादन के साधनों का समान वितरण। उत्पादन के साधनों का समान वितरण। उत्पत्ति के साधन, उत्पादन के साधन जितने भी हैं उनका समान रूप से वितरण किया जाए, यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बल देता है। अर्थात उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो उस देश की जनता के सामने, उस देश की जनता को उसका समान वितरण होना चाहिए, तभी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। अगला है श्रमिकों का संरक्षण। श्रमिकों का संरक्षण यानी भारत के उद्योगों में, कारखानों में जितने भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। तो सरकार को चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। इसके बाद है समान वेतन की व्यवस्था। समान वेतन की व्यवस्था। भारत में रहने वाले चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता मिलती है। तो राज्य के उद्योग से आर्थिक सुरक्षा संबंधित
समान, सबके लिए समान वेतन की व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। इसमें धर्म, जाति, लिंग इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो सबके लिए समान वेतन की व्यवस्था है। अगला है कृषि का वैज्ञानिक आधार। कृषि का वैज्ञानिक आधार। कृषि का वैज्ञानिक आधार, सरकार को चाहिए कि भारतीय कृषि को यानी कृषि को आधुनिक बनाने के लिए वैज्ञानिकता का आधार जरूर होना चाहिए। नए नए बीजों का निर्माण हो, नए नए बीजों, नए नए रासायनिक दवाओं का, जिससे कुल मिलाकर के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। ये सरकार का कार्य है। सरकार का यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कृषि को अधिक उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, विभिन्न तकनीकों का प्रसार किया जाना चाहिए। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था है। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, सरकार को चाहिए जो आर्थिक रूप से एकदम पिछड़े हुए हैं, अगर वो कानूनी व्यवस्था प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का होना अत्यंत अनिवार्य होना चाहिए। सरकार को यह नैतिक दायित्व है उनके लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था की व्यवस्था करे। अब हम निर्देशक तत्व के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे प्रकार के निर्देशक तत्व की तरफ जाएंगे, आप लोग नोट करेंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। दूसरा है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व नागरिकों को सामाजिक स्थिति के उत्थान से संबंधित अनेक सिद्धांतों की संविधान में व्यवस्था की गई है। ये तत्व इस प्रकार है। नंबर 1 है जन स्वास्थ्य का विकास। अगला है जन स्वास्थ्य का विकास। सरकार को चाहिए कि अपने देश में रहने वाली संपूर्ण जनता के जन स्वास्थ्य के विकास का मानदंड स्थापित करें। अगर जिस देश की जनता स्वस्थ रहेगी वह देश अधिक से अधिक प्रगति करता रहेगा। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की जनता के स्वास्थ्य के संबंध में देखभाल करें, उसे उपचार की व्यवस्था करें, ताकि यहाँ की निवास करने वाली संपूर्ण जनता स्वास्थ्यशाली हो। तो पहला है जन स्वास्थ्य का विकास। दूसरा है नारियों का उत्थान। नारियों का उत्थान। सरकार को चाहिए कि नारियों का उत्थान हो, इसलिए नारी शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भारत की नारियां निर्भय होकर के अपने शिक्षा के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके, इसमें किसी प्रकार का उन्हें भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अर्थात सरकार का नैतिक दायित्व है कि नारियों के उत्थान
अगला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान में भी जो राज्य के नीति तत्व है उसका उद्देश्य ही यही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे यहाँ की रहने वाली संपूर्ण जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निधक तत्व का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगला है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यह एक कल्याणकारी कदम है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह एक अच्छा कदम है, यह एक शैक्षिक जो कदम है बहुत ही अच्छा है, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मदद मिल रही है। तो जिस देश में प्रत्येक नागरिक, कहने का मतलब अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे तो वहाँ की साक्षरता दर है वो काफ़ी ऊंची रहेगी। अगला है तीसरा नीति निधक जो भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए हैं शासन सुधार संबंधी तत्व। तीसरा है सामाजिक संबंधी तत्व में जितने भी तत्व हैं। इसके बाद आता है नंबर 3 है शासन सुधार संबंधी तत्व। शासन सुधार संबंधी तत्व। शासन सुधार संबंधी तत्व संविधान के अंतर्गत इन तत्वों का वर्णन करने का उद्देश्य यह भी है कि देश का शासन ठीक प्रकार से संचालित हो सके और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इससे संबंधित निम्नलिखित तत्व सामने आते हैं। नंबर 1 है समान आचार संहिता। पहला है समान आचार संहिता। शासन संबंधी सुधार संबंधी तत्व में समान आचार संहिता जो आया है, समान आचार संहिता जो आया है, इसमें संविधान के समस्त नागरिकों को एक समान आचार संहिता निर्धारित करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, जिससे सबके साथ न्याय हो सके और देश की प्रशासनिक व्यवस्था संतोषप्रद हो सके। दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के तत्व में यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार जो है अपने गांव में ग्राम पंचायत का संगठन करे। अर्थात जब गांव पंचायत का संगठन होगा तो गांव का विकास तीव्रतम होगा, तेजी से होगा। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका में स्वतंत्र न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत अनिवार्य है।
अर्थात न्यायपालिका से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग होने चाहिए, अर्थात न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र होना चाहिए ताकि भारत के नागरिकों को सही न्याय मिल सके। ये है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला है चौथा, शासन सुधार संबंधी तत्व। इसके बाद है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व, सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व, इसमें है दलित वर्ग का विकास, यानी दलित वर्ग जो भारत में निवास करते हैं उनके लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए, दलित वर्ग का विकास, उनको ऐसी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि दलित वर्गों का विकास हो सके। कलात्मक ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, भारत सरकार को चाहिए कि जो भी ऐतिहासिक स्मारक हो, जो हमारे इतिहास को प्रज्वलित करते हों, जो आने वाली पीढ़ी को ऐतिहासिक बातों को सिखाते हों, जो ऐतिहासिक चीजों से शिक्षा प्रदान करते हों, ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा होनी चाहिए। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी तत्व में ये पांचवा पार्ट है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर संतोषपूर्ण जीवन को जीना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति होना अत्यंत आवश्यक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो अंदर की भी शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अगर देश का विकास करना है, द्रुत गति से विकास करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए राज्य के नीति तत्व में अंतिम नीति तत्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। कहने का तात्पर्य है, इसके लिए कुछ टिप बताए गए हैं। नंबर 1 है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। दूसरा है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयास करेगा। तीसरा है, राज्य अन्य राष्ट्रों में न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। अगला है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास करते हुए राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि विश्व के सभी देश अपने पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का पालन करें। तो कुल मिलाकर के हम आपको आज बताए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और संविधान के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जो सरकार को निर्देशित किए गए हैं, वो 5 प्रकार के हैं और 5 प्रकार के अंतर्गत जो भी पॉइंट आते हैं आप सभी को बताया गया। कुल मिला के एक लाइन में पूरी बात कहने का प्रयास करते हैं कि ये नीति निर्देशक सरकार
प्रकरण में इसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा दूसरी टॉपिक पे। ये नीति निर्देशक तत्व के बाद हम मूल कर्तव्य की चर्चा करने चल रहे हैं। 2 मिनट में अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सन 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। ऐसी आशा की गई थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे, किंतु आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को जोड़ दिया। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में आधुनिक विश्व के कई संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, इससे रूस और चीन विशेष प्रमुख हैं। भारत में धर्मानुसार अनुसरण करने की जो नसीहत स्वतंत्रता दी गई है, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का व्यवहार कर्तव्यों पर आधारित होना चाहिए और भारत के परंपरागत कानून समाज के प्रति कर्तव्यों पर आधारित होने चाहिए। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जिन मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, भारत में प्रत्येक नागरिक यानी संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो नंबर 2 है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृभाव की भावना का विकास करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है, गौरवशाली परंपरा, सामाजिक मिलीजुली संस्कृति का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव इत्यादि आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मूल कर्तव्य है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य जोड़ा नहीं गया था, और जब जोड़ा गया तो शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक मूल कर्तव्य और जुड़ गया जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल अधिकार भी संक्षेप में हमने चर्चा किया। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आप सिविक्स पढ़ते रहेंगे, जो भी समझ में ना आए उसे पूछते रहेंगे। धन्यवाद।